अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेल 3 लेक्चर 1। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो दो टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। ये लेक्चर छोटे छोटे टॉपिक थे, तो इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में उसको इंक्लूड किया है। पहला पोर्शन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है और दूसरा पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क है। तो छोटा सा लेक्चर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको सही तरह से समझेंगे। तो पहला पोर्शन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा और दूसरा पोर्शन हमारा रिफ्लेक्स आर्क होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह कई बार हमारे सामने ये लफ्ज़ आ चुका है और इसकी जो नेम है इससे भी ज़ाहिर है न्यूरो एंड ट्रांसमीटर, कि जो न्यूरॉन के अंदर यानी नर्व फाइबर के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, फ्राम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, फ्राम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, फ्राम द न्यूरॉन टू द अदर आर्गन्स। ठीक है, तो वो केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, दिस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब क्या है? एक चैनल का काम करते हैं, एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है कि उसी ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्राम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, या फ्राम वन न्यूरॉन टू द मसल, फ्राम वन न्यूरॉन टू द ग्लैंड्स। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन होगा, ये जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन होगा फ्राम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ये किसके थ्रू होगा? साइनेप्स के थ्रू होगा। जो जंक्शन हमने पढ़ा था बिटवीन द टू न्यूरॉन या बिटवीन द नर्व एंड द मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो उसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, नर्व इम्पल्स की। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर किस सब्सटेंस को बोलेंगे कि ये सब्सटेंस जो है न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। अगर वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास है कि इट मस्ट बी फाउंड इन न्यूरॉन। वो केमिकल जो कि सिर्फ न्यूरॉन में होते हैं और जगह पर नहीं होते, वो केमिकल जो कि न्यूरॉन के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वो केमिकल जो कि न्यूरॉन से ही रिलीज़ होंगे। ठीक है, और तीसरा ये है कि जब ये अपने टारगेट एरिया, यानी जो उसका टारगेट एरिया है, चाहे वो रिसेप्टर हो, ठीक है, या दूसरा मसल हो, तो उस पर जब वो एक्ट करता है तो ये कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर मसल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर ये मसल पर एक्ट करता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स ओपन होते हैं जो कि अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। और फिफ्थ वन जो है, जब ये अपना एक्शन कंप्लीट कर जाते हैं तो इट मस्ट बी एन एक्टिवेटेड बाय सम एंजाइम्स। अब इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन की गई है, एक डिपेंड अपॉन इट्स केमिकल नेचर और दूसरा उसकी फंक्शन की बेस पे। तो डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर, इसकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन की गई है। एक वो जिसका नेचर अमाइनो एसिड हो, दूसरा वो जो कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड यानी अमाइंस हो, और तीसरा जो अदर देन अमाइनो एसिड एंड अमाइन हो। तो अमाइनो एसिड में जो न्यूरोट्रांसमीटर का नेचर अमाइनो एसिड होता है तो वो बेसिकली क्या होगा? पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होगी। वो साइनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन आप इम्पल्स करेंगे वो रैपिडली करेंगे, उसमें टाइम डिले जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और ये इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया गया है, गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। इसका केमिकल नेचर अमाइनो एसिड है। दूसरा हम अमाइंस की तरफ आते हैं, तो अमाइंस जो है वो भी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये
स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करेंगी, इसमें टाइम डिले ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास जो कैटेकोलामीन है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ठीक है, डोपामीन है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ना अमाइनो एसिड्स हैं ना एमाइन है, तो उसको हमने अलग कैटेगरी में डाला गया है। जिस तरह हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है उसकी प्रिपरेशन किस तरह होती है, तो जब कोलिन की मालिक्यूल और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, तो ये एसिटाइलकोलिन को प्रोड्यूस करेंगे। अब एसिटाइलकोलिन जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो प्री साइनेप्टिक रीजन टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं उसमें हमारे पास वेजिकल होता है, तो उसी वेजिकल में ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल आ जाते हैं और जिस तरह हमने पढ़ा था कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स इससे होगी, पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आएंगे, तो कैल्शियम इस जो वेजिकल है इसके साथ बाइंड कर जाते हैं और इसको मोमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड कैरी इट टुवर्ड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जब ये स्ट्राइक कर जाते हैं तो इट बिकम बर्स्ट, और इससे जो एसिटाइलकोलिन की मालिक्यूल है वो बाहर निकल जाती है इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो हमारे पास उसके रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर्स पे ये आकर बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल जो कैल्शियम चैनल है, पोटाशियम चैनल है, सोडियम चैनल है, वो ओपन हो जाते हैं जो कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, चाहे इनहिबिटरी हो या एक्साइटेटरी हो। आफ्टर द परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास जो एक एंजाइम होते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज, वो एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज एंजाइम इसी एसिटाइलकोलिन की मालिक्यूल पर एक्शन करते हैं और इसको डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करते हैं इनटू टू टाइप ऑफ मालिक्यूल, वन इज़ द एसीटेट एंड द अदर वन इज़ द कोलिन। तो कोलिन जो है वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और वहाँ पर फिर वो दोबारा नेक्स्ट इम्पल्स का इंतज़ार करते हैं एंड इट रिसाइकल इनटू द न्यू एसिटाइलकोलिन मालिक्यूल। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या तो ये एक्साइटेटरी होगा जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और या तो इनहिबिटरी होगा जो कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे जो कि नॉन प्रोपेगेटेड होगा। तो एक्साइटेटरी में हमारे पास जो प्रोपेगेटेड प्रोड्यूस होता है तो इसका एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनलिन एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल इसके मौजूद हैं, ठीक है। तो जब ये पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन पर रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसमें एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जिसको हम EPSP के नाम से हम पुकारते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पर हमारे पास IPSP प्रोड्यूस होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जब ये मालिक्यूल पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वहाँ पर IPSP प्रोड्यूस होगा जो कि नॉन प्रोपेगेटेड होगा, जबकि EPSP जो है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होकर प्रोपेगेट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, गाबा एंड डोपामीन, दिस इज़ द इनहिबिटरी। अब ये समरी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ दिया गया है नाम्स न्यूरोट्रांसमीटर का, उसका केमिकल नेचर भी दिया गया है और उसका एक्शन जो है वो भी दिया गया है, और उसकी जो साइट ऑफ सिक्रीशन है, कहाँ से ये सिक्रीट होता है, तो वो भी दिया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डायग्राम, आप इसको सही तरह से देख लें, याद भी कर लें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल रिगार्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज़ किस तरह होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह मैंने बता दिया कि ये एक्सॉन टर्मिनल में वहाँ पर सेल बॉडी जो होते हैं उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं वेजिकल, जिस तरह मैंने बता दिया, तो उसमें ये स्टोर होता है। और जब स्टिमुलस आ जाते हैं
स्टिमुलस क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। जब वो आ जाते हैं तो ये वेसिकल रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। लेकिन किस तरह से वो मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जब पोस्ट साइनेप्टिक सेल पर ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स ओपन होता है। अब ये रिसेप्टर हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी हो सकते हैं, प्रोटीन काइनेसिस भी हो सकते हैं, और लाइगेटेड रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर जाते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के थ्रू इनएक्टिवेट होते हैं। किस तरह होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो उसको डिग्रेड करेंगे। जिस तरह मैंने एसिटाइलकोलिन का एग्जांपल दिया, तो एसिटाइलकोलिन के लिए जो एग्जांपल एंजाइम है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज है, वो इसके के थ्रू जो है डिग्रेड हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर वहाँ पर जो एस्ट्रोसाइट हमने डिस्कस किए थे, न्यूरोग्लियल सेल एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, तो वो इसको एनगल्फ करेंगे, ठीक है, और एनगल्फिंग के बाद इसको वापस एक्सान टर्मिनल में लेके जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर ये दोबारा रिसाइकल होगा इनटू द न्यू एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल। रीअपटेक जो है ये होता है थ्रू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हमारे पास अपने जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, वो मौजूद है, वो उसको एक्सान टर्मिनल में लेके जाते हैं। अब एक वर्ड यूज़ होता है न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर दोनों है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द इनर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स, जबकि न्यूरोमॉड्यूलेटर जो है वो उसी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, और उसकी जो रेट ऑफ द ट्रांसमिशन है उसको रेगुलेट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो केमिकल नेचर है वो भी डिफरेंट है। हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो या तो अमाइंस थी या अमाइनो एसिड्स थी या इसके अलावा थी, लेकिन जो हमारे पास न्यूरोमॉड्यूलेटर है दैट इज़ टोटली पेप्टाइड्स। ये पेप्टाइड इन नेचर है और ये नॉन प्रोपिगेटेड है, ठीक है, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर ये प्रोपिगेशन नहीं करते। इसका एग्जांपल है हमारे पास एनकफालिन, डाइनार्फिन एंड एंडार्फिन, जिसको हम ओपियाइड्स कहते हैं, ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है। अब नीचे टेबल में न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर में जो डिफरेंस है वो दिया गया है। तो पहला डिफरेंस है कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोपिगेट नर्व इम्पल्स वाइल द न्यूरोमॉड्यूलेटर मॉडिफाई एंड रेगुलेटेड। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होते हैं, जबकि न्यूरोमॉड्यूलेटर जो है वो भी साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जो वेसिकल है वो लार्ज होते हैं, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर का स्मॉल होते हैं। Neurotransmitter found only in the axon, while the neuromodulator found in all parts of the body. अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरॉन में, एक सिंगल न्यूरॉन में एट अ टाइम सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जबकि न्यूरोमॉड्यूलेटर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह नेचर का मैंने बता दिया, तो न्यूरोट्रांसमीटर अमाइनो एसिड, अमाइन और दूसरा टाइप भी हो सकते हैं, जबकि न्यूरोमॉड्यूलेटर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड होगा। अच्छा, तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर के मुतालिक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग जो वो टेबल दिया गया है उस टेबल को सही तरह से देख लें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स आर्क की तरफ। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, पहला हमें जानना होगा कि रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हो रही है, जो यूजुअली प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमें डैमेज से बचाते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। और जो पाथवे वो फॉलो करते हैं, जो न्यूरल पाथवे वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो पाथवे फॉलो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब रिफ्लेक्स क्या चीज़ है, जिस तरह मैंने बता दिया कि दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू द पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। जो पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन होते हैं हमारे बॉडी में, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के बगैर। अब इसमें और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी में क्या फ़र्क है,
हमारे पास दो किस्म की एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, एक है वॉलंटरी जो हमारे वेल में होते हैं, वो तो हम कम्प्लीटली कॉन्शियस होते हैं उससे, लेकिन एक हमारे पास इनवॉलंटरी होती है जो कि अनकॉन्शियसनेस होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन भी अनकॉन्शियसनेस है, तो इस दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी में हमारे जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी यूज़ होते हैं, लेकिन एक्टिविटी हमारे कंट्रोल से आउट होते हैं, जबकि इनवॉलंटरी में एक्टिविटी भी हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं और मसल्स जो है वो भी इनवॉलंटरी यानी हमारे विल से बाहर होते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखें कि रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी में क्या फ़र्क है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डैमेज। ठीक है, जिस तरह मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा जो है वो आग के ऊपर अपना हाथ उसका हाथ जो है वो आ जाते हैं, तो वो रैपिडली उसको विड्रॉ करते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो विड्रॉ करते हैं। ये क्यों होता है? अब इसमें जो पाथवे यूज़ हुआ वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, लेकिन जो मसल्स हुआ वो स्केलेटल मसल यूज़ हुआ, बोन्स यूज़ हुआ, वो तो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ डिफर फ्रॉम द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इसी तरह अगर हमारी लाइट जो हम अचानक एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पर ब्राइट लाइट होते हैं, तो हमारा जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और आंखें बंद हो जाते हैं। इसमें जो पिपिलरी मसल अब यूज़ हुआ, तो पिपिलरी मसल इज़ आवर सिलियरी मसल जो यूज़ हुआ वो हमारी कंट्रोल में है, वो स्केलेटल मसल है। ठीक है, लेकिन जो पाथवे यूज़ हुआ वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है, दिस इज़ द एनाटॉमिकल न्यूरल पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। इसमें पहला जो आ जाती है वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या करेंगे? जो स्टिमुलस होते हैं उसको सेंस करेंगे। ठीक है, और उसको जिस तरह हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा कि इट इज़ द कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्टिमुलस होगा रिसेप्टर उसी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करेंगे जाएंगे थ्रू दी अफेरेंट न्यूरॉन। कहाँ पर? सेंटर पर, जहाँ पर उसका सेंटर मौजूद हो, ब्रेन पे हो, स्पाइनल कार्ड पे हो, जहाँ पर उसका सेंटर हो तो उस तक ले जाएगा। अब सेंटर में इसकी क्या होगी? वहाँ पर उस स्टिमुलस की इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, तो वही इंटरप्रिटेशन जब बनती है तो ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं एफेरेंट नर्व, और ये एफेरेंट नर्व जो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे वो कहाँ तक होगा? इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वो फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डर जाता है, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो जानवर को देखता है, तो ये जानवर को देखना दिस इज़ द स्टिमुलस। ठीक है, अब ये जो जानवर को हम देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, तो वो लाइट के फॉर्म में, हम लाइट एनर्जी के फॉर्म में हम सेंस करते हैं, हमारे आंखें जो है। तो रिसेप्टर क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर अफेरेंट ऑप्टिक नर्व के थ्रू चले जाते हैं इनटू द ब्रेन। ब्रेन में जहाँ पर विजुअल सेंटर मौजूद है तो वो वहाँ पर इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इम्पल्स करते हैं, और वही इंफॉर्मेशन फिर लेके आ जाते हैं एफेरेंट नर्व हमारे जो बच्चा है उसके थ्रू उस तक, या अगर बड़ा है तो उसकी ग्लैंड्स तक ले आ जाते हैं। तो उसकी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? ब्रेन से आया थ्रू एफेरेंट नर्व, और हमारे एड्रिनल मेडुला तक आ गया कि वहाँ पर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारी जो बॉडी एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्स पाथवे। रिसेप्टर है हमारे पास जो कि सेंसेशन करेंगे, अफेरेंट नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे टुवर्ड द सेंटर, जहाँ पर भी सेंटर हो, और फिर एफेरेंट नर्व के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले आएंगे टुवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन, चाहे वो मसल भी हो सकता है, ग्लैंड्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्सेस को हमने 6 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लास है वो डिपेंड करते हैं कि आया ये जो रिफ्लेक्स है ये बाय बर्थ है या ये विद एक्सपीरियंस है। तो जो
बाय बर्थ बच्चों में मौजूद होता है तो उसको हम इनबॉर्न या इनेट रिफ्लेक्स कहते हैं, और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीख जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। अब इनबॉर्न रिफ्लेक्स का एग्जांपल ये है कि अगर आप बच्चे की मुंह में जब वो पैदा हो जाते हैं तो इसी टाइम अगर उसके मुंह में आप कोई स्वीट चीज़ जो है वो रख लेते हैं तो उसकी सलाइवा जो है वो खुद ब खुद सीक्रेट हो जाते हैं। अब उनको नहीं पता कि ये स्वीट क्या होते हैं, ये खाने की चीज़ है या नहीं है, लेकिन उसका सलाइवा खुद ब खुद सीक्रेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। तो वो उसमें बाय बर्थ होते हैं। अब एक्वायर्ड का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम उम्र जो है हमारी गुजर जाती है तो हम देखते हैं कि प्ला चीज़ जो है ये इसका टेस्ट अच्छा है और प्ला चीज़ का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। तो जब वो स्वीट ऑब्जेक्ट को जिसका टेस्ट अच्छा होता है हमें पता होता है तो वो जब जैसे हम उसको देखते हैं या उसका स्मेल को हम फील करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवेशन आ जाती है। अब ये बाय बर्थ हम में नहीं था, लेकिन हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा है, ठीक है, कि ये चीज़ जो है इसका टेस्ट जो है वो अच्छा होगा। अब दूसरा टाइप की तरफ आते हैं कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ अ सेंटर, कि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही है इसका सेंटर क्या है, ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में उसका सेंटर कहाँ पर है। तो अगर सेरेब्रम में हमारे पास उसका सेंटर होगा तो दिस इज़ कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होगा तो उसको हम कॉर्टिकल रिफ्लेक्स कहेंगे। अगर मिड ब्रेन में होगा तो मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस कहेंगे। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा में होगा तो हम इसको मेड्यूलरी कहेंगे। अगर स्पाइनल कार्ड में होगा तो इसको स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्सेस कहेंगे। तीसरा जो टाइप है वो डिपेंड अपॉन द पर्पस, कि फंक्शन उसका क्या है, प्रोटेक्टिव है या एंटी ग्रेविटी। जिस तरह हमारे जो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स होते हैं तो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी प्रोवाइड होते हैं। यूजुअली इसमें जो लिगामेंट की मूवमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। चौथा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ साइनेप्स पर डिपेंड करते हैं। अगर उसमें एक साइनेप्स है तो दैट इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अगर बोथ एक से ज़्यादा साइनेप्टिक इस पाथवे में इन्वॉल्व है तो उसको हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे। इसके अलावा डिपेंड करते हैं कि कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर विज़रल मसल इसमें इन्वॉल्व होगा तो इसको हम विज़रल पाथ रिफ्लेक्स कहेंगे। अगर सोमेटिक होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सोमेटिक रिफ्लेक्स कहेंगे। एंड डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल बेसिस कि उसकी ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से होते हैं। अगर सुपरफिशियल हमारी स्किन से होते हैं तो हम इसको सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कहेंगे, ठीक है। सुपरफिशियल कहाँ से होगा, स्किन से होगा। डीप जो है वो हमारे लेगामेंट से होगा, इनसाइड द बॉडी से होगा। विज़रल तो हमारे विज़रा से होगा। और पैथोलॉजिकल कोई डिजीज़ की वजह से जो है नया रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इजी भी है, आसान भी है और शॉर्ट भी है। आप लोग उसको देख लें, सुने और समझें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ये सिंगल लेक्चर होगा, इसी वीक का लेक्चर 1, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है या कोई जगह उसको समझ नहीं आती तो वो मेरे साथ फिर कांटेक्ट कर लें, मुझसे पूछ लें। सो थैंक यू वेरी मच।